मेजरमेंट ऑफ मैटर्स में आज हम लोग एटम के बारे में स्टडी करना है। साइज, मास, वैलेंसी क्या होती है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि जब भी डेल्टन थियरी बनाई गई या फिर रदरफोर्ड्स, थॉमसन, अलग अलग जो स्टडी बनाई गई, ऋषि कणाद ने भी ये बनाई परमाणु के माध्यम से। तो जो भी अलग अलग थियरी बनाई गई उसका जो कंक्लूजन था वो कंक्लूजन इस तरह से था कि कोई भी मैटर जो है उसका अगर स्मॉलेस्ट पार्ट अगर बात करें तो वो होता है एटम, है ना। जैसे ओवरऑल अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे चैप्टर्स होते हैं। टेक्स्ट चैप्टर्स कैसे बने हैं? पैसेज के थ्रू। पैसेज में क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस किससे बना है? वर्ड्स से। वर्ड्स किससे बना है? अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अगर हम बात करें, है ना। सिमिलरली कोई भी चीज़ यूनिवर्स में जो भी बनी है वो मैटर से बनी है। आप मैटर के अलग अलग स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब सीख चुके हो, है ना। तो मैटर जब भी बनता है उसका स्मॉलेस्ट अगर पार्ट है वो होता है एटम, बराबर। एटम एटम के अगर कंपोनेंट की बात करें तो एटम में बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। ऑर्बिट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस है। रिस्पेक्टिव उनके जो चार्जेस है वो उसके बारे में हमने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, और जिनको चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन्स, है ना। तो ये सभी कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उस समय देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ द नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्बिट के थ्रू, ऑर्बिट्स के माध्यम से रोटेट करते रहता है, बराबर। उनके अपने अपने ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स के बारे में के शेल, एम शेल, एन शेल, ये अलग अलग जो उनके शेल्स हैं वो शेल्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट बात करेंगे, है ना। याद रखिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल घूमते रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी कहा जाता है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक पार्ट्स एटम का जब हम स्टडी करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, तो उनकी रेडियस भी, एटॉमिक रेडियस जिनको कहा जाता है, राइट। अगर मुझे कोई सर्कल बनाना है तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? उसकी रेडियस, है ना। तो ऐसे ही जो एटम का जो साइज़ है वो अगर डिटरमाइन करना है तो एटॉमिक रेडियस आपको पता होनी चाहिए। और एटॉमिक रेडियस हम किसे कहेंगे? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहाँ से तो न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, ठीक है। मतलब जितना नंबर ऑफ शेल ज़्यादा रहेगा उतना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगी, है ना। या फिर जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ शेल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही आउटर मोस्ट जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है वो बढ़ते रहेगा। शेल्स बढ़ गए तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वैल्यूज़ यहाँ दी है। हाइड्रोजन एटम के जो एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 है। वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O वो है 10⁻⁹। और ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर हमारे होते हैं कंटेंट बेसिक, वो 10⁻⁸ मीटर होता है। नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना आप जानते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, इतनी वैल्यू होती है। तो ऐसा जो एटम है कि जो इतना स्मॉलेस्ट है, जो कि वेरी टाइनी है, जो कि इजीली उसको देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कारण से फिर स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर वॉटकेंस के स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू ये एटम्स को इन लार्ज वे में हम देख सकते हैं। फिगर जो है 4.2 एटम का ही, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो कैसे दिखेगा वो यहाँ थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एटॉम की हमने बात की, एटॉमिक रेडियस की बात की, तो एटॉमिक रेडियस मैंने जैसे बताया, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो शेल में है ना, उसके ऊपर वो डिस्टेंस करेगा। क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही एटॉमिक रेडियस होता है, जो नैनोमीटर के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है ना। ये जो साइज़ है, एटम का साइज़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा रहेंगे उतना साइज़ बड़ा रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो पोटेशियम और सोडियम का एटॉमिक नंबर केवल 11 है, पोटेशियम का ज़्यादा है। तो
क्या रहेगा, पोटेशियम जो है ये बड़ा रहेगा साइज में एज कम्पेयर टू सोडियम। ओके, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर सेम है मान लीजिए, तो फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर सेम है, अगर मैग्नीशियम और सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। हाँ, वहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट दोनों की सेम ही है, 281 282, दोनों ही थर्ड ऑर्बिट में थे, ऑर्बिट सेम है। तो इस समय पे उनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है। जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, वो छोटा होता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम जो है वो स्मॉलर देन सोडियम से है। तो इस तरह से हम एटॉमिक साइज भी डिपेंड करेगा। उसके बाद है मास ऑफ द एटम। मास ऑफ द एटम में अगर बोलना है तो आप जानते हो कि पूरा न्यूक्लियस का जो मास है, मतलब पूरे एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है, वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी एटम का पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन को N से। तो इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो उस समय उसे कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर, दैट इज द P+N हम बोलेंगे सिंपली। ओके, और इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टुगेदर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, बराबर। तो मास ऑफ द एटम इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटम काफ़ी सारा, जैसे अभी मैंने बताया कि काफ़ी टाइनी पार्टिकल जो इजीली दिखेगा नहीं हमें, तो उस समय फिर उसका मास कैसे हम डिटरमाइन करें। तो ये साइंटिस्ट के बारे में काफ़ी सारे सवाल थे, और फिर उसका आंसर 19वीं सेंचुरी में निकाला गया कि एटॉमिक में अगर मास अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रिलेटिव मास ऑफ द एटम ये कंसेप्ट को लाया गया। और रिलेटिव मास ऑफ एटम में किसी रेफरेंस एटम के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। और उस समय रेफरेंस एटम जो है वो हाइड्रोजन को लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ओके, हाइड्रोजन में ओनली 1 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होता है, बराबर है। तो उस समय उसको कंसीडर किया गया हाइड्रोजन को एटॉमिक रिलेटिव मास ऑफ द एटम निकालने के लिए। ओके, बाद में फिर जैसे एक से हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ द 1 नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से वो फिर किया गया है कि कैसे निकालोगे मास ऑफ कोई एटम, उसको जस्ट उसका मास, वो एटम का मास और इनटू आपको हाइड्रोजन के मास के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। लेकिन फिर रिसर्च होते गया और 1961 में ये जो रेफरेंस एटम जो कंसिडर किया था हाइड्रोजन, उसके रिप्लेस में फिर रेफरेंस एटम जो है कार्बन को लिया गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 12 होता है। ओके, तो रिलेटिव मास ऑफ द एटम जो है वो 12 ये कंसिडर किया गया। ठीक है, मतलब अगर हमें कि रिलेटिव मास ऑफ द 1 हाइड्रोजन अगर ये निकालना है तो वो कैसे निकालोगे कि 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 12 हमें करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 1/12 अगर करोगे तो आपको 1 मिलता है, और इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का निकाला जाता है। तो इस तरह से पहली बार हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम बोल कंसिडर किया गया। बाद में कार्बन को जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, जैसे रिसर्च होता गया, वैसे ये रेफरेंस एटम चेंज होते गए। तो आपको एक नीचे चार्ट भी दिया है स्टूडेंट, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं और रिस्पेक्टिव उनका एटॉमिक मास यहाँ दिया है। जैसे हाइड्रोजन है 1, हीलियम है 4, लिथियम है 7, नाइट्रोजन है 14, कुछ बॉक्सेस एम्प्टी भी दिए हैं, है ना। तो वो नेट के थ्रू आपको सर्च करना है और उसके थ्रू आपको बॉक्स को फिलअप करना है। तो एटॉमिक मास वो बॉक्स जो है, मतलब नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर पता है तो भी हम एटॉमिक नंबर मतलब मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर इम्पोर्टेंट। तो ये जो मास है, जो मैंने बोला कि रिलेटिव मास के थ्रू कोई भी एटम का मास निकाला गया, उसके बाद वो जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास फिर यूनिफाइड मास से कंसेप्ट इस्तेमाल किया, टर्म इस्तेमाल किया गया और सभी जगह वो एक्सेप्टेड किया गया। ये यूनिफाइड मास जो है ये डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और उन्हीं के लिए उनका यूनिट दिया गया, दैट इज U। 1 यूनिफाइड मास जो होता है वो 1.66 × 10⁻⁻27 kg इतना होता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये लास्ट पोर्शन आज हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो उनके नेम जो है, नेम जो देना है
तो ये डेल्टन ने उसमें ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, एलिमेंट्स को नेमिंग दिया गया। जैसे शुरुआत में हाइड्रोजन अगर है तो सर्कल में डॉट दिया गया, कॉपर है तो सर्कल में सी दिया गया, ऐसे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। लेकिन वो सिंबल्स फ्यूचर में ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, और इस कारण से IUPAC दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू अलग अलग नेम को रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। ओके, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे अलग अलग एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट के रिस्पेक्टिव सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वेंशंस किया गया, ये इन्वेंशन बेस्ड ऑन बेrzelius के थ्रू इन्वेंशन ये किया गया था। और जैसे उसमें इस तरह से किया गया कि पहला लेटर जो है वो सिंबल को नाम दिया गया। जैसे कार्बन है तो C। ओके, अगर सेम नेम वाले एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, कैल्शियम है, C से शुरुआत होती है, तो फिर क्या किया गया, कैल्शियम C से ही है तो पहले C रिजर्व हो चुका है कार्बन के लिए, तो नेक्स्ट के लिए कैल्शियम के लिए पहला लेटर C कैपिटल रहेगा और दूसरा जो लेटर है वो वर्ड में तो वो लिखा जाएगा। जैसे C और A, ये कैल्शियम का सिंबल हुआ CA, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ठीक है, तो कार्बन C, कैल्शियम CA, इस तरह से वो लेटर को दिया गया और इस तरह से डेवलपमेंट होती है। कुछ एलिमेंट जो है उनके एलिमेंट्स के नाम उस हिसाब से भी नहीं दिए गए, फर्स्ट लेटर भी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो एज पर द उनके जो लिटरेरियम नेम है उनके हिसाब से दिया गया। जैसे आप जानते हैं सोडियम को Na दिया गया क्योंकि ऑलरेडी सल्फर सोडियम के लिए रिजर्व था, तो इस तरह से उसकी नेमिंग किए गए। एलिमेंट्स हम जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स मैटर एटम से बना है, एटम मिलके फिर मॉलिक्यूल्स बनता है। ओके, और फिर बाद में ये कंपाउंड्स वगैरह जनरेट होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियॉन की अगर हम बात करें तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, जिनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट कहा जाता है, बराबर। कुछ एलिमेंट्स जो है उनको दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर फिर मॉलिक्यूल जैसे बनता है, उनके एग्जांपल्स आएंगे, उनको पॉलीएटॉमिक स्टेट कहा जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, इनको डायएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट कहा जाता है और इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2, नाइट्रोजन का N2 होता है। ऐसे ही अगर डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन हो जाते हैं किसी और एलिमेंट्स के साथ में तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन तैयार होता है और ये ट्राइएटॉमिक के लेवल में रहेगा, एज पर द बॉन्ड के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। तो O2 ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक, O2 डायएटॉमिक, बराबर, N3 ट्राइएटॉमिक। तो इस तरह से ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट ये देखेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।